अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज किया था और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने रिमेंबर किया था, उनको याद किया था ताकि हमें आगे जो है उसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम दो मुख्तलिफ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती। जैसे अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये एक पिक्चर नज़र आ रही है। अगर आप इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें तो उसमें आपको यहाँ पे दो फिशेस नज़र आ रही हैं, एक ये फिश है और एक ये फिश है। ठीक है, अब हो कुछ यूँ रहा है कि एक पर्सन है जो कि बाहर खड़ा किसी नदी के अंदर इस फिश को देख रहा। ठीक है, जबकि फिश की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये वाली है, दिस। ठीक है, ये वाली पोजीशन एक्चुअल है, जबकि ये वाली जो पोजीशन है दिस इज अपेरेंट पोजीशन। जहाँ पे आपको ज़रा ग्रे कलर नज़र आ रहा है ये अपेरेंट पोजीशन है, और जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है दिस इज एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो हमारी आंख जो है वो बेसिकली इस वाले इमेज को देखती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये वाली पोजीशन है, हालांकि यहाँ पे एक्चुअल में फिश मौजूद नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी 10th क्लास की जो बुक है उसमें साइड इंफॉर्मेशन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, वाई द पोजीशन ऑफ फिश इनसाइड द वाटर। ये जो पोजीशन है फिश की पानी के अंदर, सीम्स टू बी एट लेस डेप्थ। हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो ज़्यादा गहराई में नहीं है देन दैट इट्स एक्चुअल पोजीशन, जबकि जो एक्चुअल पोजीशन है फिश की वो ज़्यादा गहराई में है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो असल में फिनोमेना है दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये वाला जो सारा प्रोसीजर होता है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को ज़रा देखते हैं तो ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का बेंड हो जाना, मुड़ जाना है, एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम। यानी जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट जो है वो अपने असल रास्ते से बेंड हो जाती है। ठीक है, अब हमारे केस में अगर आप देखें तो ये ऊपर जो हमारे पास मीडियम है दिस इज एयर, और जो नीचे हमारे पास मीडियम है वो है वाटर। ठीक है, तो जो हमारे पास लाइट रेज हैं वो वाटर से एयर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो कहता है लाइट ट्रेवल स्लोअर इन वाटर देन इन एयर। याद रखना है कि जो हमारे पास लाइट है वो वाटर में उसकी स्पीड कम होती है एयर के मुकाबले में, यानी एयर में स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों होती है वो भी हम आगे देखेंगे। दिस डिफरेंस इज स्पीड कॉजेज द लाइट रेज टू बेंड। इस स्पीड के अंदर चेंज की वजह से लाइट रेज जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, एज दे एग्जिट फ्रॉम द वाटर, जब वो पानी से निकलती हैं। अगर आप देखो तो ये असल में, मैं आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये असल में इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर की लाइट है ये बेसिकली इस डॉटेड लाइन से बेंड हो गई। ठीक है, दूर चली गई। ठीक है, तो कहता है कि दे एज दे एग्जिट द वाटर, जैसे ही ये लाइट पानी से बाहर निकलती है तो ये बेंड हो जाती है एंड इंटर द एयर, और हवा में दाखिल होती है। व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम फिश ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू योर आई। अब आप देखें तो ये हमारे पास फिश है, तो जब इस फिश से लाइट जो है वो टकरा के पानी से होती हुई हमारी आंख में पहुंचेगी, दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद रखना है कि लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होगी, दूर बेंड होगी। अगर आप जरा गौर से देखें तो ये जो आपके पास एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप देखें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, ये भी हम आगे भी स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और कब लाइट जो है वो अवे बेंड होती है, कब लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब ये नीचे नॉर्मल को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है वाटर सरफेस के साथ। ये कल भी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अच्छे तरीके से इसको स्टडी किया था। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब लाइट ट्रैवल करती है फिश से, और फिश से ट्रैवल करती हुई पानी से होती हुई हमारी आंख में जाती है, तो लाइट रे बेसिकली अपने असल रास्ते से बेंड हो जाती है। और हमने पढ़ा चूंकि ये लाइट वाटर से एयर में जाती है
तो ये लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवे। तो ये लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होती है। योर ब्रेन यानी हमारा ब्रेन however assumes that light travels in a straight path, हमारे जहन में को ऐसा लगता है जैसे ये लाइट जो है वो सीधे रास्ते से आ रही है। इट ट्रेसेस द रिफ्रैक्टेड रेज बैक इन द स्ट्रेट लाइन, तो वो उसको बैक जो है वो सीधी लाइंस में ड्रॉ करता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो कहता है कि मेकिंग द फिश अपीयर टू बी एट शैलोअर पोजीशन देन एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो हमें लगता है कि जो फिश है वो बेसिकली ज़्यादा गहराई में मौजूद नहीं है। तो ये जो फिनोमिना होता है ये भी किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब एक और पिक्चर अगर आप देखें तो ये एक पेंसिल है, ठीक है, जिसको हमने डिप किया हुआ है, डिप्ड इन वाटर, ठीक है। तो ये किस में डिप है, पानी में। समझ आ रही बात। अब अगर आप जरा देखें इसको तो इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये पेंसिल का ये वाला पोर्शन जो है और नीचे वाला पोर्शन जो है ये दोनों एक स्ट्रेट सिंक में नहीं है, बल्कि ये दोनों थोड़े से इन बैलेंस हैं, कट। आपको नजर आ रहा है जैसे ये बिल्कुल कट हो गया है, ठीक है। तो ये जो है ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये इसका आंसर जो है ये अगर आप देखें तो 10th क्लास की जो बुक में पहला पैराग्राफ है इसके अंदर इसका आंसर मौजूद है। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। कहता है इफ वी डिप अ वन एंड ऑफ पेंसिल और सम अदर ऑब्जेक्ट इनटू द वाटर एट द एंगल टू द सरफेस। अब ये देखें तो ये किसी खास एंगल के साथ पानी में डिप है। द सबमर्ज्ड पार्ट, वो हिस्सा जो पानी के अंदर डिप है, लुक्स बेंट, वो आपको लग रहा है जैसे वो थोड़ा सा क्या हो गया है, बेंड हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे तो कहता है इट्स इमेज इज डिस्प्लेस्ड, इसकी जो इमेज है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी डिस्प्लेस है। बिकॉज, क्योंकि लाइट कमिंग फ्रॉम द अंडर वाटर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जैसे अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि जब लाइट पानी में से एयर में दाखिल होती है तो वो अपनी असल यानी एक्चुअल जो उसकी पोजीशन होती है उससे अवे चली जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है। तो कहता है एज इट लीव्स द वाटर, जैसे ही वो पानी से बाहर निकलती है, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, इस लाइट का, इस बेंडिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का मुड़ जाना, एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एन अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये भी रिफ्रैक्शन की जो है ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी नीचे इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया है। मैं इसको फर्दर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट इट्स पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, कि जब लाइट जो है वो एयर से ग्लास यानी दो मीडिया में ट्रेवल करती है, एंड वाइस वर्सा, या ग्लास से एयर भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम जैसे कल आपको याद होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। लाइक इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। इसी तरीके से आज भी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो रिफ्रैक्शन में सॉरी इस्तेमाल होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कहता है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम, कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ लाइट, तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो उसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट जाता है। एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ये अगर आप देखें तो जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये एयर है, नीचे हमारे पास जो बाउंड्री है वो किसकी है, ग्लास की, ठीक है। तो ये इनके दरमियान में जो बाउंड्री, एंड रिमेनिंग पार्ट, और जो बाकी हिस्सा बच जाता है। अगर आप इसको ड्रॉ करें तो मैंने कल आपको जैसे बताया था कि ये देखें तो ये जो लाइट है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसको दोबारा हम लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये लाइट वापस एयर से आ रही है, टकराई मीडियम के साथ और वापस एयर में ही चलेगी, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो कहता है कि रिमेनिंग पार्ट, इसका कुछ हिस्सा थ्रू द सेकेंड मीडियम, इसका कुछ हिस्सा सेकेंड मीडियम में चला गया, इनटू एन अदर डायरेक्शन, दूसरी सिम्ट में, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की डायरेक्शन के अंदर आने वाला चेंज है,
टेक प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, यानी दो मीडिया के इंटरफेस में लाइट की डायरेक्शन के अंदर जो आने वाला चेंज है वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसको एक और तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का डेविएट कर जाना, बेंड कर जाना फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, अपने असल रास्ते से, वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का डेविएट कर जाना अपने असल रास्ते से, ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, द फिनोमिना ड्यू टू विच लाइट डेविएट्स फ्रॉम द इनिशियल पाथ, इन लाइट अपने इनिशियल रास्ते से डेविएट हो जाए, फिर जाए, मुड़ जाए, while traveling from one optical medium to an other optical medium is called refraction। तो ये तीन चार डेफिनेशंस जो हैं ये मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी हैं। तो ये तमाम जो हैं ये सारी इसकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन सॉरी, जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो तब्दील हो जाती है। इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी जिससे हम कलर परसीव करते हैं, एंड फेज डू नॉट चेंज। तो याद रखना है, फ्रीक्वेंसी में और फेज में कोई चेंज नहीं आता, बट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल चेंज, लेकिन उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। याद रखना है, रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता, जबकि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इसी से आगे लिखा हुआ है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कलर ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जो कलर होता है वो कौन डिटरमिन करता है, फ्रीक्वेंसी करती है, ना के वेवलेंथ। यानी आप वेवलेंथ से किसी चीज़ का कलर जो है वो डिफाइन नहीं करते, रिफ्रैक्शन में आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंसिडेंट रे, कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स एन अदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर आप ज़रा गौर से देखें नीचे, ऊपर वाली पिक्चर देख लेते हैं, तो ये जो हमारे पास रे है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। आगे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ओ वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एन अदर ऑप्टिकल मीडियम, यानी वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे आके किसी भी दूसरे मीडियम से आके टकराए, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आप जरा गौर से देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ पे मैंने अभी सर्कल बनाया ये वाला, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक होगी बात। आगे अगर आप देखें, आगे है नॉर्मल, ठीक है। जो अगला हमारे पास पॉइंट है वो है नॉर्मल। तो कहता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहाँ पे ये दोनों मीडियम आपस में एक दूसरे को से अलग हो रहे होते हैं, या ठीक है, तो उनको हम कहते हैं बेसिकली कि ये दोनों मीडियम की बाउंड्री है, ठीक है। उस बाउंड्री के ऊपर हम एक 90 डिग्री एंगल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री एंगल पे ये जो हमारे पास चीज़ है इसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था कि ये हमें बहुत हेल्प करता है जब हम एंगल वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल एट विच इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें एक बात याद रखनी है, जैसे कल भी बताया था कि इसमें जो एंगल हम कैलकुलेट करते हैं ये नॉर्मल से करते हैं। तो ये जो हमारे पास एंगल है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर आप आगे देखें तो आगे है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, अ रे ऑफ लाइट विच डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ इंटरिंग इन एन अदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। तो जो हमारे पास अगली डेफिनेशन है वो किसकी है, रिफ्रैक्टेड रे। अगर आप जरा गौर से देखें तो ये वाली जो रे है, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है।
ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ये बनता है, मैं जो ट्रेस कर रहा हूँ अगर आप देखें जरा गौर से, तो ये वाला पाथ जो है ये क्या कहलाता है, एक्चुअल पाथ। ये क्या कहलाता है? तो अब आप देखें तो लाइट जो है वो अपने एक्चुअल पाथ को छोड़ के एक और पाथ की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। आगे है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक हो गई बात। आगे है हमारे पास इमर्जिंग रे या इमरजेंट रे। ठीक है, तो अ रे ऑफ लाइट विच इमर्जेज आउट फ्रॉम एन अदर ऑप्टिकल मीडियम इज शोन इन द above फिग कॉल्ड इमरजेंट रे। ठीक है, ये जो रे है अगर आप देखें तो ये अब निकल रही है ग्लास से एयर की तरफ, इधर भी अब आप देखें तो एयर मौजूद है, तो ये रे जो है दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे। ये क्या कहलाती है, इमरजेंट रे। और इसके साथ जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। द एंगल विच द इमरजेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक हो गया, तो इसको आपने देख लेना है। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी जो इससे रिलेटेड थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने पीछे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरीके से अब है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो लॉज हैं। सबसे पहला है इंसिडेंट रे। ठीक है, कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। तो ये किसके अंदर लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। कि ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आता है। अब हम मिसाल के तौर पे कोई दो मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, फॉर टू मीडियम। ठीक है, तो अब उसके लिए हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये आ जाएगी U1 साइन I1 यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वन, U2 सॉरी म्यू 2 और साइन I2। ठीक है, अब हम I1 को जो है वो सिंपल आई के इक्वल रख लेंगे और I2 को जो है वो हम R यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल रख लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, हमारे पास जो है वो बेसिक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई ओवर साइन आर जो है ये कांस्टेंट होता है और ये इक्वल होता है म्यू 2 ओवर म्यू 1 के। ठीक है, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम, किसी भी दो मीडियम के लिए इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है फॉर टू मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो इंसिडेंस एंगल और और साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो हमारे पास है रेशो वो इक्वल होती है म्यू 2 ओवर म्यू 1 की। ठीक है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम और फॉर गिवन वेवलेंथ। ठीक है, आगे नोट है, कहता है द रेशो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो रेशो होती है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉर्मली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, इसी चीज को। ठीक है, ये तो इन विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सिचुएटेड। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो वाक़ होता है बेसिकली किसी दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे सिचुएटेड होता है उसके लिहाज से। व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अगर मिसाल के तौर पे जो लाइट रे है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, मिसाल के तौर पे हम एयर से ग्लास ले लेते हैं, तुम्हारे पास मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 क्या है, ग्लास है। तो फिर हम उसके लिए ये स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन आई ओवर साइन आर म्यू 2 ओवर म्यू 1। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अब यहाँ पे आप देखें तो ये मीडियम 1 है, यहाँ पे है मीडियम 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू 2 ओवर म्यू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गई बात, और ये इक्वल होगा साइन आई ओवर साइन आर के। ठीक है,
तो दिस इज, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक हो गई बात। तो ये, अब अगर आगे आ जाएं तो हमारे पास ये स्नेल्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपने देख लेना है। ठीक है। और अगर आप देखें इधर, तो अब ये वो वाला जो टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा था कि कब लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो एंगल और या डेविएशन में क्या फ़र्क आता है। ठीक है। तो ये है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑब्लिकली। ठीक है। अब आप देखें तो ये हमारे पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम यानी एयर मौजूद है। नीचे अगर आप देखें तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो जब इंसिडेंट रे आके नॉर्मल से टकराएगी तो आप देखें तो ये उसका एक्चुअल पाथ है। ठीक है। तो ये उसका क्या है, एक्चुअल पाथ। जबकि लाइट जो है वो एक्चुअल पाथ से अंदर की तरफ यानी नॉर्मल की तरफ, ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये डेविएशन जो आएगी वो आएगी आई माइनस आर। आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, माइनस आर मीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। याद रखने का, जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो याद रखना है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये पेपर में आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है। इसी तरीके से जब लाइट जो है वो ट्रेवल करती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, तब क्या होता है। अब अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारे पास ग्लास है, नीचे हमारे पास एयर है। तो जब लाइट ग्लास में से एयर की तरफ ट्रेवल करेगी तो याद रखना है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका एक्चुअल पाथ है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ। ठीक है। ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये नॉर्मल है। ठीक है। तो लाइट अगर आप देखें तो वो एक्चुअल पाथ से अवे दूर चली गई। ठीक है। अब ये हमारे पास जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसमें जो हमारे पास डेविएशन आएगी वो आएगी, डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो याद रखना है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपके पास पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट इस पॉइंट पे आएगी तो वो अपने एक्चुअल पाथ से दूर चली जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो ग्रेटर होता है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो ये आगे नीचे डेविएशन निकालने का तरीका है। तो आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से एंगल ऑफ इंसिडेंस को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगी। ठीक है। आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो ये ऊपर हमने थोड़ा सा भी इसको डिस्कस किया था, अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the absolute refractive index of a medium is the ratio of speed of light in free space, free space mean vacuum, इसमें हम c से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, to the speed of light in given medium जिसमें हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिस इज अ रेशो ऑफ स्पीड। ठीक है, c ओवर v। याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके कोई यूनिट्स और डायमेंशंस नहीं, तो ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसकी रीज़न ये है कि ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास जो है वो स्पीड है, स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी हमारे पास जो है वो स्पीड है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है। दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आएगा। ठीक है। तो आगे है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, आप पढ़ेंगे आगे जाके अगली क्लास में। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एंड म्यू आर द परमिटिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी। ठीक है। और आप इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं और इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला। ठीक है, 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और नीचे आ जाएगा 1/√एप्सिलॉन म्यू। ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाली क्वांटिटी नीचे चली जाएगी और ये वाली क्वांटिटी जो है ये ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों की जो है वो रेशो आ जाएगी। ठीक है। और इन दोनों से इन दोनों को हम जो है वो इक्वल लिखते हैं, यानी एप्सिलॉन और ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। इसी तरीके से म्यू ओवर म्यू नॉट को हम लिखते हैं म्यू नॉट आर,
इसको हम लिखते हैं परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है। तो आगे आगे हमारे पास अगर हम देखें तो यही इन चीज़ों को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। फॉर वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस स्पीड ऑफ लाइट फॉर ऑल वेवलेंथ इज सेम एंड इक्वल टू सी। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल होती है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गई बात। फॉर ऑल वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू इज इक्वल टू सी ओवर सी। चूँकि वहाँ पे भी मीडियम, नीचे वाला भी अगर आप देखें तो ये इस तरीके से आएगा, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी। ठीक है। अब देखें नीचे वाला मीडियम भी हमारे पास फ्री स्पेस है, तो आ जाएगा सी ओवर सी, सी से सी कैंसिल तो 1। ठीक है। तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। आगे है हमारे पास फॉर गिवन मीडियम, अगर हमारे पास कोई मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट अदर देन फ्री स्पेस, देन स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आपको बताया लाइट के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ होती हैं, तो हर वेवलेंथ के लिए इसकी स्पीड अलग होगी। ग्रेटर विल बी द स्पीड, स्पीड ज़्यादा होगी, एंड हैंस लेसर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कि जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास एक रेड वेवलेंथ है और एक वॉयलेट वेवलेंथ। रेड वेवलेंथ की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है वॉयलेट से। तो याद रखना है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑपोजिट होगा। ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये याद रखना है, पेपर में ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो नीचे ये वेवलेंथ का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपने वैसे इसको देख लेना है, पढ़ लेना है। फॉर गिवन लाइट डेंसर द मीडियम लेसर विल बी द स्पीड। याद रखना है, जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा स्पीड उतनी ज़्यादा कम हो, एंड सो ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जितनी स्पीड कम होगी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये ऊपर वाली बात ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लास इज द डेंसर मीडियम, ग्लास हमारे पास एक डेंसर मीडियम है व्हेन कंपेयर टू द वाटर, वाटर के लिहाज से। इसीलिए ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर से ज़्यादा है। ये नीचे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा गया है, ये आपने देख लेना है। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास फॉर गिवन लाइट एंड गिवन मीडियम। जब हमारे पास कोई लाइट और मीडियम गिवन हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू दैट इन द मीडियम। ठीक है। तो ये हम इसको जो है ये वेवलेंथ के रिलेशन के इक्वल भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी। ठीक है। अगर आप देखें तो सी जो है वो एफ लैम्डा के इक्वल होता है, जैसे हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बिल्कुल वही। ठीक है। तो ये जो सी है अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा एफ लैम्डा। अब यहाँ पे सी है तो लैम्डा के साथ आएगा वैक्यूम, क्योंकि ये स्पीड जो होती है ये वैक्यूम में होती है। नीचे है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये जो एफ लैम्डा है इसके साथ मीडियम आएगा, क्योंकि ये जो स्पीड होती है ये मीडियम में होती है। ठीक है। ये किस में होती है, मीडियम में, जबकि ये वाली स्पीड किस में होती है, फ्री स्पेस में। ठीक है। तो अब एफ के साथ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लेमडा वैक्यूम ओवर लेमडा मीडियम। ठीक है। तो यहाँ से हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको लेमडा वैक्यूम और लेमडा मीडियम की रेशो के बराबर भी लिख सकते हैं। जे व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो याद रखना है फिर फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती, हमने ऊपर पढ़ा हुआ था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि व्हेन लाइट पासिस, जब लाइट पास करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिलेटिव टू वन। तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के लिहाज से जब हमने लिखना होता है तो फिर हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मिटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा म्यू 1 2। ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू 2 ओवर म्यू 1। ठीक है। और आप म्यू की जगह पे लिखेंगे V1 ओवर V2, और V1 की जगह पे आप लिखेंगे एफ लैम्डा 1 ओवर एफ लैम्डा 2। एफ के साथ ऊपर एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे एफ और एफ आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा लेमडा 1 ओवर लेमडा 2। इसी तरीके से जब आप मीडियम वन को देखेंगे रिलेटिव टू मीडियम 2, तो फिर उसके लिए आ जाएगा म्यू 2 ओवर म्यू 1। ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू 1 ओवर म्यू 2। ठीक है। म्यू 1 की जगह पे आप लिखेंगे V2 म्यू 1 ओवर म्यू 2, और V1 की जगह पे आप लिखेंगे म्यू 2 ओवर म्यू 1। ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू 1 ओवर म्यू 2 ठीक है, म्यू 1 ओवर म्यू 2 ठीक है, म्यू 1 की जगह पे आप लिखेंगे V2 म्यू
और म्यू 1 की जगह पे आप लिखेंगे V1। उसकी रीज़न ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऑपोजिट है। तो अगर 1 है तो वो नीचे आएगा, अगर 2 वाला है तो वो ऊपर साइड पे आएगा। और यहाँ पे आप पुट करेंगे V2 की वैल्यू F λ2, तो यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे भी F आ जाएगा, F के साथ F कैंसल, दिस इज λ2/λ1, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये दोनों का जो डॉट है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर हम दोनों को का प्रोडक्ट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। आगे है हमारे पास कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन है व्हेन लाइट इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स नॉर्मली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जब आपकी लाइट जो है बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है, मीडियम के साथ जाके टकराए, इट डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, तो वो अपने रास्ते से डेविएट नहीं होती, यानी मुड़ती नहीं है। इट सफर्स नो डेविएशन, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होती। अब नीचे अगर आप देखें तो ये जो लाइट है ये वाली, ये आ रही है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, और आप देखें इसका एंगल बाउंड्री के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अगर आप नॉर्मल के साथ देखें इसका एंगल, तो ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो नॉर्मल के साथ इस रे का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री है, बाउंड्री के साथ 90 डिग्री है, तो आप देखें ये लाइट बिल्कुल सीधी गुजर गई नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आती है तब भी यही होगा कि लाइट जो है वो डेविएट नहीं करेगी। इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, पेपर में एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम आर इक्वल, मिसाल के तौर पे ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, तो याद रखना है कोई भी डेविएशन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो बराबर हैं, स्नेल्स लॉ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम के लिए, ये सेकंड मीडियम के लिए। अब दोनों में आप देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन आई बचेगा और साइन आर बचेगा, ठीक है। तो और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो रे है वो विदाउट एनी डेविएशन जो है वो पास कर जाएगी। आगे है बिकॉज ऑफ अबव रीजन ट्रांसपेरेंट सॉलिड इज इनविजिबल इन लिक्विड इफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर सेम। तो अगर हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, उसको हम लिक्विड में रखते हैं, लिक्विड का और उस ट्रांसपेरेंट सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा है, तो आपको वो ट्रांसपेरेंट सॉलिड उस लिक्विड के अंदर नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि लाइट उसमें कोई बेंड ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।